हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। कैसे करें स्टार्टअप बिजनेस शुरू, पार्ट 10 में आपका स्वागत है फ्रेंड। अपने दिमाग को लोहे की तरह मजबूत बना लें। पहले चैप्टर में हमने उन सब चीज़ों के बारे में बात की जहां गड़बड़ हो सकती है। अब आप चिंता करना छोड़कर काम करना शुरू कैसे कर सकते हैं। आप अपने दिमाग को लोहे जैसा मजबूत कैसे बना सकते हैं ताकि आप अपने इस सफ़र में आने वाले उतार चढ़ावों को झेलने के लिए कुछ तैयार हो सकें। इन स्टेप को फॉलो करें। नंबर 1, स्टार्टअप शुरू करने के बाद जिस सबसे बुरी सिचुएशन में आप हो सकते हैं उसकी कल्पना करें। अब इस सिचुएशन में खुद को शांत रखने की कोशिश करें। अपने दिमाग को इस बुरी से बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार करें और इससे निकलने के लिए एक बचाव योजना बनाएं। नंबर 3, जब आप जो भी एक्शन आप ले सकते हैं उस पर काम कैसे करें ताकि आप इस सबसे बुरी सिचुएशन से निपट सकें। स्टेप 1, स्टार्टअप शुरू होने के बाद जिस सबसे बुरी सिचुएशन में आप हो सकते हैं उसकी कल्पना करें। यदि आप सबसे पहले से ही सबसे बुरा सोचकर और कम से कम उम्मीदों के साथ काम शुरू करते हैं तो असल में जो भी होगा उसे आप अपनी उम्मीद से बेहतर ही पाएंगे। इससे शौक लगने या तनाव में आने के बजाय जो हो रहा है उसे आपको खुशी महसूस होगी। इसके साथ ही यह सिचुएशन आपको ज़्यादा तनाव या परेशानी नहीं दे पाएगी और आप इससे बेहतर तरीके से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे क्योंकि आपने पहले से ही एक्शन प्लान बना रखा है। कुणाल गांधी ने इसी तरीके का उपयोग किया जब वो स्टार्टअप असफल हो जाने की सिचुएशन में अपने करियर के बारे में योजना बना रहे थे। मैंने सबसे ख़राब सिनेरियो के बारे में सोचते हुए खुद को स्टार्टअप के लिए तैयार किया। मेरा सारा पिछला काम आईआईटी और आईआईएम में मेरा सपोर्ट था। आईआईटी आईआईएम मेरा सपोर्ट था। मैंने खुद को समझाया कि अगर मुझे वापस जाना भी पड़ा तो मैं अपने लिए कुछ न कुछ अच्छा तो ढूंढ ही लूँगा। हो सकता है मुझे अपने दोस्तों से आधी ही सैलरी मिल पाए लेकिन फिर भी ये ज़्यादा बुरा नहीं होगा। यह सिद्धांत थोड़ा अजीब है लेकिन बड़ा ही पावरफुल है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे लागू करने से यह कमाल के नतीजे देता है। यह आपके सारे डरों को निकाल फेंकता है और आपको एक नया एहसास होता है कि आप हर तरह की सिचुएशन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप किसी फ़्लाइट या कनेक्शन को पकड़ने के जल्दी में हैं तो सोचिए कि आपने इसे मिस कर दिया। अब इससे पहले शुरुआती निराशा वाली स्थिति से पार पाएं, फिर यह प्लानिंग शुरू करें कि इससे आगे आपको क्या करना है, आपके पास क्या ऑप्शन है। यदि आप अपने परफॉर्मेंस के रिव्यू के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो सबसे बुरे नतीजे का कल्पना कीजिए। अगर आपको एक बहुत ही बेकार सी रेटिंग मिली है तो आखिर आप कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। यह सोचिए कि आपका अगला कदम क्या होगा, बजाय इसके कि एक हफ्ते तक उसके बारे में सोचकर अपना खून जलाते रहें। हमें इसी सिद्धांत को स्टार्टअप में भी लागू करने की कोशिश करनी है। हो सकता है आपके प्रोडक्ट या सर्विस लेने के वाला कोई ना हो, आप मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। ग्राहकों को खींचने की आपकी लागत काफ़ी ऊंची है और आपको हर कस्टमर को पाने के लिए नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपके प्रोडक्ट में कई बदलाव करते हैं लेकिन फिर भी यह स्पीड नहीं पकड़ता। जल्द ही आपके पास पैसा ख़त्म होने वाला है। जब आप अपने स्टार्टअप को सेटअप करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ की पूरी तरह ख़त्म हो ही जाती है। आप रात दिन काम करते हैं, यहाँ तक कि वीकेंड पर भी काम करना शुरू कर देते हैं। आप अपने परिवार के साथ पर्याप्त वक्त नहीं बिता पाते। बच्चों के स्कूल के फंक्शन, परिवार के साथ छुट्टियां या दोस्तों के साथ पार्टियां करना, ये सब जैसे अतीत की बातें होकर रह जाती हैं। अपने पर्सनल खर्चों के आपके पास पैसे की तंगी होने लगती है। आपके परिवार को की चिंता होने लगती है। आपके पास एक्सरसाइज करने या आराम करने का भी वक्त नहीं होता है। आप जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं। आपका वज़न बढ़ने लगता है और एनर्जी कम होने लगती है। आपकी हेल्थ बिगड़ने लगती है। निर्धारित की गई
अपनी टाइमलाइन के ख़त्म होने पर आपने जितना सोचा था आप उसके कहीं आसपास भी नहीं पहुंच पाते। आप वापस एक रेगुलर जॉब करने का निर्णय लेते हैं। आप कंपनियों के रिक्रूट करने वाले एजेंटों के पास जाते हैं। वो सब आपसे नौकरी में गैप के बारे में पूछते हैं। स्टार्टअप शुरू करने से पहले आप जिस पोजीशन पे थे या जितनी सैलरी आपको मिलती थी, अब आपको इससे काफ़ी कम के लिए ऑफ़र मिलते हैं। काफ़ी कुछ गलत हो सकता है। स्टेप 2, शांति बनाए रखें। अपने दिमाग को इस बुरी से बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार करें और इससे निकलने के लिए एक बचाव योजना बनाएं। हम आपके करियर से शुरुआत करते हैं। स्टार्टअप शुरू करना आपको अपने करियर में 2 कदम पीछे ले जा सकता है, लेकिन इस बात की भी काफ़ी संभावना है कि इसके बाद भी आपको कोई ऐसा जॉब मिल जाए जिससे आप एक आरामदायक ज़िंदगी गुजारने लायक पैसा कमा सकें। बैकअप के लिए एक ऑप्शन हो सकता है अपने वर्तमान जॉब और पोजीशन पर वापस आना जो आप स्टार्टअप से पहले कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि आप अपना काम अच्छी टर्म पर छोड़ें और उसके बाद भी लगातार अपने एम्प्लॉयर से संपर्क बनाए रखें। यदि आपकी सारी पर्सनल सेविंग खत्म भी हो जाती है तो आपके पास दोबारा ये पैसा बचाने के लिए आपके करियर के 20 से 30 साल अभी मौजूद हैं। आप अपने व्यक्तिगत लाइफस्टाइल का बैलेंस और अपनी हेल्थ भी वापस पा सकते हैं यदि आप न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के एक अनुशासित रूटीन का पालन करते हैं। आपको एहसास होगा कि यदि आप बिजनेसमैन के रूप में असफल भी हो जाते हैं तो दुनिया या ख़त्म नहीं हो जाती। आप इस दौरान आई सारी कमियों को पूरा कर सकते हैं, सिर्फ उनको छोड़कर जो परमानेंट हैं। अपने परिजनों के साथ आपके संबंध, आपका अपना मानसिक संतुलन और आपका आत्मविश्वास। आपको अपनी लाइफ के इन सब पहलुओं को सुरक्षा करने की ज़रूरत है। बाकी सब कुछ आप वापस पा सकते हैं। स्टेप 3, अब जो भी एक्शन आप ले सकते हैं उस पर काम शुरू करें ताकि आप इस सबसे बुरी सिचुएशन से निपट सकें। सफलता के मौक़ों को बेहतर करने के लिए तैयारी करना शुरू करें। जोखिमों को कम से कम और सफलता के अवसरों को अधिक से अधिक करने के लिए इस किताब में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। अपनी बेस्ट सेलर किताब द 4 आवर वर्क वीक में टिम फेरिस जीवन में की अपनी फ़िलॉसफी के बारे में लिखते हैं। सालों के अपने अनुभव से मैंने यह जाना कि 1 से 10 के एक स्केल पर जहां 1 का अर्थ है कुछ नहीं और 10 का अर्थ है सदा के लिए लाइफ को बदल देने वाला मेरा तथाकथित सबसे ख़राब सिनेरियो भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 या एक टेम्परेरी असर डाल सकता है। मेरा मानना है कि अधिकतर लोगों के लिए या ऐसा ही होता है। दूसरी ओर यदि मैं अपने सबसे बढ़िया या यहाँ तक कि किसी औसत से केस सिनेरियो के बारे में सोचूं तो आसानी से एक परमानेंट 9 से 10 पॉजिटिव प्रभाव वाला हो सकता है। यानी वास्तव में इसमें बुरा होने की संभावना कम और अच्छा होने की संभावना ज़्यादा होती है। नंबर 4, परिवार और नज़दीकी दोस्तों से सहयोग लें। हम में से अधिकतर लोग अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं, इस बारे में हम काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, खासकर यदि वो हमारे अपने हों, जैसे हमारे माता पिता, जीवन साथी या दोस्त। उनकी अपेक्षा करके आप कुछ नहीं पा सकते। स्टार्टअप की लाइफ मुश्किल होती है और आपको अपने सबसे जोरदार समर्थकों और चीयर लीडर्स के रूप में उनकी ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। अपने भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको उनकी मदद की ज़रूरत होगी। यदि आपको उनका समर्थन नहीं मिलता है तो ज़िंदगी वाकई मुश्किल हो सकती है। स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपके माता पिता और आपके जीवन साथी वो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं जिनसे आपको इस बारे में बात करनी चाहिए। बात करने के बाद तब तक ना सोचें जब तक आपका जीवन साथी आपको साथ देने को तैयार ना हो। आपको उनके सपोर्ट की ज़रूरत हर हाल में होगी, चाहे वो उसे बेमन से किन्हीं शर्तों पर ही क्यों ना दें।
अगर आपके पास उनका सपोर्ट नहीं है तो आप अपनी मानसिक ऊर्जा और फोकस कभी भी अपने काम पर नहीं लगा पाएंगे। वैसे भी अपने सपनों को इस तरह पूरा करने का क्या फ़ायदा जब आपका जीवन साथी उसका एक हिस्सा ना हो। इस बारे में उनके साथ पहले से ही अच्छी तरह साफ साफ बात कर लें। हम अपने बिजनेस आइडिया का आकलन साथ मिलकर करें। कई आर्थिक परिस्थितियों और आपके जीवन पर पड़ने वाले पड़ाव, उनके प्रभाव के बारे में विचार विमर्श करें। बात करें कि एक बार अपना बिजनेस शुरू करने के बाद कैसे आपकी पारिवारिक लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। इसमें जीवन के कई पक्ष शामिल हैं। आपकी काम करने की घंटे, आपकी आमदनी, परिवार का बजट, आपका वीकेंड का शेड्यूल, वो लोग जिनके साथ आप काम करेंगे, पारिवारिक जीवन के पड़ावों को पूरा करने की आपकी क्षमता और इच्छा। जैसे बच्चे, जितना अधिक आप खुलकर इस बार बात करेंगे बाद में आपको उतनी ही आसानी होगी। माता पिता की बात करें तो उन्हें क्या समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या आप क्या करने का इरादा रखते हैं। कई माता पिता समझ ही नहीं पाते कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक नियमित आमदनी होती रहती है तो उन्हें इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अब जबकि आप एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप उन्हें अच्छी तरह समझा दें, आसान भाषा में, कि आप असल में क्या करने जा रहे हैं। यह आपका पेरेंट्स की दो तरह से मदद करेगा। नंबर 1, या उन्हें आपको बिजनेस आइडिया से कंफर्टेबल होने की में मदद करेगा। नंबर 2, या उन्हें आपके बिजनेस या योजनाओं के बारे में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास देगा। विश्वास करें, यह आपके माता पिता के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। इससे एक और फ़ायदा यह होगा कि जब भी आपको भला चाहने वाला रिश्तेदार आपसे टकराएगा तो आपको उनसे उसी घिसे पिटे सवाल, क्या चल रहा है बेटा, का जवाब देने वाला जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। हो सकता है आपके माता पिता आपके इस कदम से पूरी तरह सहमत ना हो सकता है वो बेमन से इसके लिए राज़ी हों, लेकिन वो आप पर विश्वास करते हैं और आपसे प्यार करते हैं। वो समय समय पर आपकी चेतावनी भी दे सकते हैं और आपको गाइड भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी इस यात्रा से उसे शामिल करने की ज़रूरत है। आपने सबसे बुरे सिनेरियो पर उसके साथ ईमानदारी से बातचीत करें, उन्हें इस सिचुएशन के लिए तैयार करें। भगवान न करें यदि कभी यह सबसे बुरी परिस्थितियों आपके सामने भी आ भी जाती है तो उससे बचने के अपने प्लान के बारे में उन्हें बताएं। यह जानकर उन्हें राहत मिलेगी कि बुरी तरह असफल हो जाने की सूरत में भी आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती रहेगी। कुणाल गांधी अपने पेरेंट्स से इस बारे में काफ़ी पहले ही बात कर ली थी। मैंने अपने पेरेंट्स से इस बारे में काफ़ी विचार विमर्श किए। वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। वो इस बात के लिए कन्विंस तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। पहले से ही बात कर लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। श्री कृष्ण गणेशन को अपने परिवार से तुरंत मजबूत सपोर्ट मिला। मेरे पिताजी हमेशा से चाहते थे कि मैं एक बिजनेस करूं। मेरे खुद के कोई बहुत बड़े कमिटमेंट नहीं थे, इसीलिए यह मुश्किल नहीं था। समय समय पर कुछ डाउन होते रहते थे जब चीज़ें ठीक से काम नहीं कर रही होती थी और वो लोग चिंता करते थे कि मैं कितने दिन सर्वाइव कर पाऊँगा। वो अक्सर मुझसे पूछते रहते थे क्या सब ठीक चल रहा है। कभी कभी जब वो मुझे तनाव या चिंता में देखते थे तो वो मुझसे ज़्यादा चिंतित हो जाते थे। सुहानी मोहन इन सब की भी गुरु निकली और उन्होंने एक लाजवाब तरीका अपनाया। उन्होंने एक कदम जाकर अपने आइडिया को अपने पेरेंट्स के सामने रखा। उन्होंने पूरी तरह इसके लिए तैयार किया। शुरू में मेरे माता पिता इसके लिए तैयार नहीं थे कि मैं एक अच्छी खासी लगाई नौकरी छोड़कर किसी अनजान फील्ड में उतरूं। मैंने उन्हें बाकायदा इस पूरी पिच प्रेजेंटेशन दी और हर तरह की जोखिमों, भविष्य की योजनाओं आदि पर उनके सारे प्रश्नों के संतोषजनक जवाब दिए। उस दिन के बाद उन्होंने मेरे निर्णय और मेरे काम के लिए हमेशा अपना पूरा सपोर्ट मुझे दिया, बिना किसी शर्त के। मुझे लगता है कि अपने पेरेंट्स को मनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो सबसे लंबे समय से हमें जानते हैं और हम पर भरोसा करते हैं। यदि मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर पाती तो मैं अपने को फाउंडर, नए भर्ती किए गए लोगों को, ग्राहकों और निवेशकों को भी कन्विंस नहीं कर पाती।
नंबर 5, अपने पैसों को सही तरीके से प्लान करें। स्टार्टअप शुरू करने के बाद हो सकता है आपको कुछ समय के लिए एक नियमित आमदनी ना हो पाए, या आपकी पर्सनल आर्थिक परिस्थितियों पर अच्छा खासा असर डाल सकता है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप शुरू करने से पहले एक प्लान बनाकर रखें, ताकि आपको और आपके परिवार वालों को आर्थिक परेशानियों से रूबरू ना होना पड़े। इस बारे में फाउंडर्स के अलग अलग विचार हैं। छाया जाधव ने कहा, मेरा पार्टनर मुझे काफ़ी सपोर्ट करता था और मुझे पैसे के फ्रंट पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, कम से कम शुरू में तो बिल्कुल नहीं। मैं जानती थी कि यदि सब कुछ ठीक ना चला तो मैं वापस अपने काम पर जा सकती हूँ। मैंने कोशिश के लिए 6 महीने का समय रखा था और हमारी किस्मत अच्छी थी कि सब कुछ अच्छी तरह आगे बढ़ा। सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया, मेरा परिवार के सभी सदस्य अच्छा कमा रहे थे, इसीलिए कोई किसी पर निर्भर नहीं था। मेरी पत्नी की सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए करीब 1 साल तक हमें पैसे संबंधी कोई परेशानी का नहीं झेलनी पड़ी थी। सुहानी मोहन ने एक इन्वेस्टमेंट बैंक में करीब 2.5 साल तक काम किया था और वो आमतौर पर बहुत देखभाल कर पैसा खर्चा करती थी। इस आदत ने उन्हें अपने पर्सनल फाइनेंस को आसानी से मैनेज करने की बहुत मदद की थी। दिवाकर श्रृंखला के लिए अच्छी बात यह रही कि उनकी पत्नी जॉब कर रही थी और फैमिली को सपोर्ट कर रही थी, जिसने उन्हें काफ़ी सहारा दिया। अक्षत चौधरी ने मेरे फार्मूले से मिलते जुलते फार्मूले पर काम किया। सिंपल लाइफ बिताना, खर्चों में कटौती करना और पर्याप्त मात्रा में बचत करना। अपने फाइनेंस की योजना बनाने के लिए आपको अपने सफ़र के लिए सोची गई पूरी तरह सीमा के दौरान आपको कितने कैश की ज़रूरत होगी, इसका अनुमान लगाना होगा। इसके लिए आप नीचे दिए गए 3 चरणों को पालन कर सकते हैं। स्टेप 1, अपने ज़रूरी खर्चों का अनुमान लगाना। पिछले 12 महीनों के अपने व्यक्तिगत खर्चों की समीक्षा करें। अनुमान लगाएं कि आपने अलग श्रेणियों में कितना खर्च किया है। अब जब आप स्टार्टअप शुरू करें तो एक ज़्यादा साधारण जीवन बिताने के द्वारा अपने खर्चों में कटौती करने की योजना बनाएं। बुरी से बुरी परिस्थितियों के लिए योजना बनाएं और मानकर चलें कि आपने अपने लिए जो डेडलाइन निर्धारित की है उसके दौरान आप अपने सारे वर्तमान खर्चों में कटौती करना जारी रखेंगे। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए 25% अलग से जोड़ें। यह आपको इस पूरी समय के लिए अपने कुछ खर्चों के अनुमान बता देगा। दोस्ताना सलाह, घर ना खरीदें। घर खरीदने का मतलब है हर महीने एक बड़ा खर्च। अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं तो आप घर बदलकर अपने किराए की रकम को घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर आप घर खरीद लेते हैं तो आप फंस जाते हैं। घर खरीदना आपके एक शहर से दूसरे शहर या एक ही शहर में विभिन्न जगहों पर मूव करने की क्षमता को सीमित कर देता है। यह एक गैर लिक्विड एसेट है और अगर इसे बेचने की ज़रूरत पड़े तो यह काम आसान नहीं होता है। आप ज़्यादा लिक्विड निवेशकों के साथ ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि रियल एस्टेट मार्केट मॉडर्न गुलामी का एक रूप है। एक बार आप घर खरीद लेते हैं तो आप एक मासिक खर्चे के गुलाम बन जाते हैं। सिर्फ एक जॉब ही या ऑफर कर सकता है। अगर आप बिजनेस शुरू करना जा रहे हैं तो आप संभव हो घर खरीदने का विचार टाल दें। स्टेप 2, आप अपनी आमदनी का गणना करें। निर्धारित की गई आपकी समय सीमा की अवधि के दौरान अपने परिवार को आमदनी हाथ में को समझें। जैसा हमने पहले बात की थी, बुरी से बुरी परिस्थितियों के बारे में सोचें जो तब पैदा हो सकती हैं जब आप इस बुरी अवधि के दौरान एक पाई भी ना कमा पाएँ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका जीवन साथी काम करना जारी रखे और कुछ आमदनी वहाँ से हो रही हो तो एक बढ़िया खबर होगी। अगर आपके पास कोई और आमदनी पैदा करने वाली संपत्तियाँ हैं तो उनका हिसाब रखें। दोस्ताना सलाह, जब तक ज़रूरी ना हो अपनी जॉब ना छोड़ें। जिस कारोबारियों से मैंने बात की उनमें से कईयों का मानना है कि अपना कमिटमेंट या तो 100% या कुछ नहीं होता। मोहन राज गोपालन अपने इस नज़रिए को बहुत क्लियर थे। मेरे कुछ शुभ चिंतकों ने मुझे पहले इसे पार्ट टाइम करके देखने की सलाह दी, लेकिन मेरे लिए यह बहुत ही बाइनरी ट्रांजिशन था, तब अभी या फिर अभी नहीं।
छाया जादव भी 100% कैंप के साथ एक और सदस्य हैं। मैंने पहले दिन से ही फुल टाइम काम कर रही थी। आधे अधूरे काम के लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं थी। एक कंपनी चलाना फुल टाइम जॉब है और मेरे परिवार से आप इसे 50% नहीं कर सकते। मेरा भी यही मानना था। जब मेरा भी भला चाहने वाले दोस्त, परिवार के सदस्य पूछते थे, तुम इसे पार्ट टाइम करके क्यों नहीं देख लेते, तो मेरा जवाब हमेशा यही होता था, भला या क्या बात हुई, एक स्टार्टअप को पूरे कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, इसे पार्ट टाइम करने की कोई तुक नहीं बनती। यह मेरे लिए हमेशा 0 या 1 का प्रश्न था। हालांकि समय बीतने के बाद मैंने महसूस किया कि ज़रूरी नहीं कि यह दृष्टिकोण हर परिस्थितियों में काम करे ही। अपने आइडिया को पुष्टि किए बिना पहले से ही आप इतना जोखिम उठाएं। अपने नियमित आमदनी को छोड़कर खुद पर इतना प्रेशर डालकर और परिवार की स्थिरता को जोखिम में डालकर आप सीधे स्टार्टअप की दुनिया में क्यों कूद पड़ें। मेरी सलाह, अपने मासिक चेक आने दें जब तक आप ऐसा कर सकें। हो सकता है आपको लगता है कि आपको स्टार्टअप के लिए पूरी तरह समर्पित होना ही ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन फुल टाइम इसमें आने से पहले बहुत सारा शुरुआती काम भी किया जाना ज़रूरी होता है। अपने आइडिया को पुष्टि करने के काम को एक साइड प्रोजेक्ट की तरह करें। बहुत से सफल कारोबारियों ने इस तरीक़ों से काम किया। हॉटमेल के को-फाउंडर सवीर भाटिया और जैक स्मिथ ने इंस्टॉल करने में आसान एक डेटाबेस के लिए बिजनेस प्लान तैयार किया, लेकिन उन्होंने शुरू में से ही अपनी जॉब नहीं छोड़ी। इसके बजाय उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वीकेंड और शाम को खाली समय का उपयोग किया। बाद में यह प्रोडक्ट हॉटमेल के रूप में सामने आया। स्टेप 3, हिसाब लगाएं कि आपको कितनी बचत की ज़रूरत होगी। गणना करें कि क्या आपके परिवार की आमदनी आपके ज़रूरी खर्चों से अधिक है, यदि नहीं तो या उनसे कितनी कम है। इसमें जो भी अंतर होगा उसे आपको अपनी व्यक्तिगत बचत से पूरा करना होगा। दोस्ताना सलाह, बचत की अपनी कैलकुलेशन में स्टार्टअप के लिए ज़रूरी कैश को शामिल ना करें। जैसा कि हमने एक पिछले अध्याय में देखा था, जब आप काम शुरू करते हैं तो आपको एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को बनाने तथा अपने पहले ग्राहकों को आकर्षित करने पर निवेश करने के लिए पहले दिन से ही हाथ में पैसे की ज़रूरत होती है। अच्छा होगा यदि इस पैसे को पहले ही आप अपने बैंक में तैयार रखें, ताकि आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए किसी बाहरी फंडिंग पर निर्भर ना रहना पड़े। हालांकि आपको अपनी व्यक्तिगत बचत को स्टार्टअप के लिए तब तक उपयोग नहीं करना चाहिए जब तक अपने व्यक्तिगत खर्चों का हिसाब ना लगा लिया हो। आप खाली पेट स्टार्टअप खड़ा नहीं कर सकते। आपका व्यक्तिगत पैसा आपके और आपके परिवार के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आपकी बचत पर आधारित एक सर्वाइवल टाइम विंडो आपके पास है। ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्तिगत पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करके इस खिड़की को छोटा ना बनाएं। बहुत ज़्यादा पर्सनल रिस्क लेना आपके बिजनेस के लिए भी जानलेवा हो सकता है। अपने पर्सनल खर्च का हिसाब लगाने के बाद अगर आपका पर्सनल पैसा आपके बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से कम पड़ता है तो आप दोस्तों या परिवारों से, निवेशकों, बैंकों, इनक्यूबेटर या वेंचर कैपिटल फार्मों से मदद ले सकते हैं। यहाँ मैं फंडिंग के बारे में ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करूँगा, क्योंकि इस बात के कई संसाधन उपलब्ध हैं जो इनमें से हर एक के फायदे और जोखिमों को बताते हैं, और या भी इन संसाधनों से पैसा कैसे जुटाया जाए या आपके पास पर्याप्त मात्रा में बचत का पैसा है। यहाँ सिर्फ लिक्विड संपत्तियों को ध्यान में रखें। ज़मीन जायदाद जैसी संपत्तियों को इसमें शामिल ना करें। यदि आपका जवाब हाँ है तो अच्छा है, अगर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यदि आपका जवाब ना में है तो पर्याप्त मात्रा में बचत इकट्ठा होने का इंतज़ार करें। शायद यहाँ आप मुझसे यह कहकर विरोध जताएं कि मेरे पास अभी ज़्यादा कैश नहीं है, लेकिन मुझे इतना पैसा इकट्ठा करने में कम से कम 5 साल और लग जाएंगे। मैं इतना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे अभी ही शुरू करना है। ठीक है, आपकी बात में दम है, लेकिन क्या आप अपने बिजनेस के लिए अपने परिवार के भविष्य को दांव पर लगा देंगे? शायद नहीं। यदि हाँ, तो जल्दी से जल्दी पैसा इकट्ठा करने पर फोकस करें।
दोस्ताना सलाह, यदि बचत सीमित है तो जल्दी पैसा बनाने की कोशिश करें। हो सकता है आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपके पास लंबे समय तक परिवार का खर्च चलाने लायक पैसा नहीं है, आपका रनवे थोड़ा छोटा है। ऐसे में आपको फुर्ती से अतिरिक्त पैसा कमाने की ज़रूरत होगी। आप ऐसा तब कर सकते हैं जब आपका बिजनेस खुद कैश पॉजिटिव हो। इस स्थिति में लंबी अवधि के बिना कैश वाले इक्विटी के बजाय इसे बिजनेस शुरू करें जो कैश पर फोकस करता हो। आप सैलरी से भी कैश प्राप्त कर सकते हैं। आपको शायद जल्दी ही सैलरी विड्रॉ करने की भी ज़रूरत होगी, इसीलिए अपने को-फाउंडर और निवेशकों से सही उम्मीद रखें। मैं कुछ ऐसे फाउंडर को जानता हूं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत खर्चों पर पूरा करने और पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम कंसल्टिंग का काम करना जारी रखा था। आप भी यह तरीका अपना सकते हैं। दोस्ताना सलाह, ज़्यादा जोखिम वाली संपत्तियां ना खरीदें। सोचो कि आपकी लाइफ एक पोर्टफोलियो है। बिजनेस शुरू करके आप एक बहुत जोखिम भरा कदम उठा रहे हैं। अपनी बाकी बची लाइफ को जोखिम मुक्त करके इसकी भरपाई करें। दूसरे शब्दों में, आपके वित्तीय पोर्टफोलियो को आपकी लाइफ में बढ़े हुए जोखिम प्रोफाइल को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ज़्यादा जोखिम वाली संपत्तियों जैसे शेयर बाज़ार से दूर ही रहें। आप कभी नहीं चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट के क्रैश होने के बाद की दशा में आपकी सारी बचत मिट्टी में मिल जाए। और यहाँ भी एक ऐसी सिचुएशन में जब आपके बिजनेस से भी आपको कोई आमदनी होनी शुरू भी नहीं हुई है। इसीलिए कम जोखिम वाली, इसलिए नीची रिटर्न वाली संपत्तियों जैसे फिक्स डिपॉजिट आदि पर भी भरोसा करें। नंबर 6, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। शुरू करने से पहले अपने स्किल्स को अपडेट करने में निवेश करें। अगर आप तकनीकी फील्ड से हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में खुद को अपडेट रखें। यदि आपके पास MBA की डिग्री नहीं है तो मैनेजमेंट के सिद्धांतों के बारे में सीखें। यदि आप कैश मैनेजमेंट को नहीं समझते तो अकाउंटिंग का कोई कोर्स कर लें। डेबिट या क्रेडिट, पेबल और रिसीवेबल पेमेंट और टर्म प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट यदि की बेसिक बातों को समझें। आप एक कोर्स ऑनलाइन या किसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने बिजनेस को चलाना शुरू करेंगे तो आपके लिए सही निर्णय लेने की काफ़ी कीमती साबित होंगे। इंडस्ट्री में होने वाले इवेंट्स में भाग लें। इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाले लोगों से जुड़ें। बिजनेस की दुनिया और कॉरपोरेट की दुनिया दोनों में अपना नेटवर्क बनाने में निवेश करें। इससे आपको एक सहारा मिलेगा और जिस तरह से आप अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं उससे एक बड़ा अंतर आएगा। नंबर 7, एक मार्गदर्शक ढूंढें। बिजनेस शुरू करने के वक्त अधिकतर फाउंडर को कोई अनुभव नहीं होता है। सही योग्यता और नॉलेज वाले, आदर्श रूप में एक बिजनेस बैकग्राउंड वाले एक मार्गदर्शक के होने से आपको ऐसा लोगों के अनुभव से लाभ उठाने का मौका मिलेगा जिन्होंने पहले से ही इसका स्वाद चखा रखा है। अक्सर मार्गदर्शक अपने खुद के नेटवर्क और इंडस्ट्री के अपने कनेक्शन से आपके लिए कुछ दरवाजे खोल सकते हैं। वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस, निवेश, पिच की ऐसी ही अन्य चीज़ों के बारे में अपना कीमती फीडबैक दे सकते हैं। वो आपकी सोच को चुनौती देकर आपके सामने सोचने के नए तरीके पेश कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं तो कम से कम रोने के लिए एक कंधे का काम तो कर ही सकते हैं। आपको भावनात्मक सपोर्ट दे सकते हैं और किसी क्राइसिस का सामना होने पर आपकी बात बिना किसी पश्चाताप के सुन सकते हैं। रिकैप, बिजनेस चलाना आपकी पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। इसके लिए तैयार होने और जोखिम को कम से कम करने के लिए आपको इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, यदि चीज़ें आपकी उम्मीद के अनुसार काम नहीं करती तो मैं इसे छोड़ रहा हूं कहने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। नंबर 2, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए पड़ाव निर्धारित करें। नंबर 3, अपने बिजनेस, लाइफस्टाइल और करियर में बुरी से बुरी परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार करें। अपने दिमाग को लोहे जैसा मजबूत बनाएं। नंबर 4, अपने परिवार और नज़दीकी दोस्तों के सपोर्ट की सुनिश्चित करें। खुला कम्युनिकेशन आपको सही उम्मीदें लगाने और सपोर्ट पाने में मदद कर सकता है। नंबर 5, अपने धन
को सही तरीके से उपयोग करें, क्योंकि खाली पेट बिजनेस नहीं चलाया जा सकता। नंबर 6, अपने करियर में ज़्यादा विकल्प पैदा करने के लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करें। नंबर 7, गाइडेंस और एक कंधा पाने के लिए किसी मार्गदर्शक को ढूंढें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।